अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। ऑपोजिशन हुकूमत पे दोबारा दबाव बढ़ाने जा रही है। कल जलसे में, फैसलाबाद के जलसे में मौलाना फजल रहमान ने यह कहा था कि तमाम सियासी जमातों को हुकूमत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकलना चाहिए। और आज पीडीएम के प्लेटफॉर्म से बात करते हुए मौलाना फजल रहमान ने यह कहा है कि अगले 2 हफ्ते महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। 2 हफ्ते तक एहतजाज होगा। क्या कहा है मौलाना फजल रहमान ने अब से कुछ देर पहले, सुनिए। पूरे मुल्क से आम आदमी की चीखो पुकार आसमान पे पहुंच रही है। हम फौरी तौर पर अगले 2 हफ्तों के लिए मुजाहरों का ऐलान कर रहे हैं। पूरे मुल्क में महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में एक भरपूर तहरीक शुरू की जाएगी। मौलाना फजल रहमान कहते थे कि मुल्क भर में मुजाहरे किए जाएंगे, महंगाई के खिलाफ तहरीक शुरू की जाएगी। अगले 2 हफ्ते तक मुजाहरे होंगे। और अब से कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में यह कहा है कि मुल्क गिर एहतजाज करेंगे जब तक हुकूमत को घर नहीं भेज देते। इसी तरीके का बयान आज मरियम नवाज का भी आया है कि हुकूमत को घर भेजने की जरूरत है। तो एक दफा फिर ऑपोजिशन जो है हुकूमत को घर भेजने की बात कर रही है, हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलने की बात कर रही है। और इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है PMLN के सीनियर रहनुमा राना सना साहब। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ऑपोजिशन का हक है, महंगाई है तो मुजाहरे करें, सड़कों पे निकले, लेकिन फिर बात हो रही है कि घर भेजा जाए हुकूमत को। पहले भी आप लोगों ने कोशिश की, जलसे किए, जुलूस किए, मुजाहरे किए, हुकूमत को परेशान नहीं कर सके आप, और हुकूमत को घर तो यकीनन नहीं भेज सके। देखें, हुकूमत को हम घर भेज सकें या ना भेज सकें, परेशान कर सकें या ना कर सकें, लेकिन हमें आवाम की परेशानी में, आवाम की मुश्किलात में, और आवाम का जब इन्होंने जीना मुश्किल नहीं नामुमकिन कर दिया है, अपोजिशन को इस मरहले पे जो है वो बाहर निकलना चाहिए। ये अपोजिशन का ऑप्शन नहीं है, ये अपोजिशन का फ़र्ज़ है कि अपोजिशन जो है वो आवाम की परेशानी में जो है वो उनके लिए उठ खड़ी हो और उनके लिए जो है वो बाहर आए। और यकीनन इसमें मुझे तो कोई शक नहीं है कि जो हशर इन्होंने महंगाई के साथ आवाम का कर दिया है, जो हशर इन्होंने इस मुल्क की इकॉनमी का कर दिया है, जो हशर इन्होंने इस मुल्क का कर दिया और जिस तबाही की तरफ इस मुल्क को धकेल रहे हैं, तो उसके बाद मैं नहीं समझता कि कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, कोई पाकिस्तानी जो है वो अपने घर से बाहर निकल के इस हुकूमत को घर भेजने के लिए जो है वो अपनी आवाज़ नहीं बुलंद करेगा। क्योंकि हर कोई ये समझता है कि ये हुकूमत, ये नाहल टोला जितनी देर रहेगा ये मुल्क को और इस कौम को जो है वो ऑपोजिशन का तो ये काम है की तरफ और तबाही की तरफ धकेलेगा। हुकूमत के ऊपर दबाव जो है वो बरकरार रखे, ऑपोजिशन का तो काम ही यही है। तो यही हदफ है आपका, सिर्फ हुकूमत को घर भेजना इस मर्तबा पीडीएम का हदफ नहीं है? नहीं, मामला ये है कि हम तो ये समझते हैं कि इसे एक दिन इस हुकूमत को बाकी नहीं रहना चाहिए। ये विदाउट मैंडेट है, ये डिफेक्टो गवर्नमेंट है। इन्हें इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करने का हक दिया नहीं गया। आवाम ने इनको अपना मैंडेट नहीं दिया, इनको मुसल्लत किया गया। इनको जो है वो जाली इलेक्शन के ज़रिए से इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया। इन्हें एक दिन इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करने और रहने का जो है वो हक हासिल नहीं है। हम इन्हें एक लम्हा जो है वो देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमने एक अपनी जदोजहद जो है वो एक आइन और कानून के दायरे में रह के करनी है। हमने जो है वो एक सियासी जदोजहद करनी है, वो हम इससे पहले भी कर रहे हैं दोबारा से, और आज भी हम जो है वो इसको कर रहे हैं। लेकिन जो सूरत हाल इन्होंने कल की कर दी, कल जो इन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं, ओगरा कह रहा था कि 5 रुपये, इन्होंने 10 रुपये बढ़ा दिए। यानी आज तक कभी ये हुआ है पिछले 70 साल में, 74 साल में कि ओगरा कहे कि 5 रुपये बढ़ाओ और ये 10 रुपये बढ़ा दे, मुझे और उससे जो तबाही आएगी आने वाले दिनों में जोश नजर आ रहा है कर सकते हैं। ऑपोजिशन जमातों में, पीडीएम में एक दोबारा जोश नजर आ रहा है हुकूमत के खिलाफ। इसकी वजह सिर्फ यही है कि महंगाई में इजाफा है, तेल की कीमतों में इजाफा हो गया, बिजली की कीमत में इजाफा हो गया, या ऑपोजिशन समझ रही है कि जो सियासी डायनेमिक्स हैं वो बदल रहे हैं? नहीं, देखिए, सियासी डायनामिक्स जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, देखिए मामला ये है कि जब ये कहते हैं कि जी हम एक पेज पे हैं, चीनी का डाका मारते हैं और कहते हैं कि जी हम एक पेज पे हैं, आटे का डाका मारते हैं और 400 अरब रुपए आम आदमी की जेब से निकाल लेते, कहते हैं हम एक पेज पे हैं।
अद्वियात 6 गुना महंगी करते हैं, आवाम को लूटते हैं, कहते हैं हम 1 पेज के ऊपर हैं, रिंग रोड के ऊपर कहते हैं हम 1 पेज के ऊपर है। अब जो है ये महंगाई कर रहे हैं, और ये जो है ये जो इन्होंने कल बिजली और जो है वो इसका किया है पेट्रोलियम का, अब इससे आने वाले को हफ्ता 10 दिन में जो सूरत हाल होगी, तो जो आवाम के ऊपर जुल्म होगा, कहते हैं हम 1 पेज के ऊपर हैं। तो अब मुझे लगता है कि वो 1 पेज वाले भी जो हैं, उनको भी तो आखिर वो भी तो इस मुल्क के लोग हैं ना, वो भी इस मुल्क में रहते हैं, तो उन्हें भी तो इस बात का ख्याल आया होगा, आ रहा होगा या आ जाएगा कि भाई ये जो नाहलियाँ कर रहे हैं, जो नालायकियाँ कर रहे हैं, जो ये लूट मार कर रहे हैं, यहाँ पे कोई अफसर जो है वो पंजाब में पैसे दिए बगैर यही वजह है एसी से लेके सेक्रेटरी तक लग क्या नहीं यही सकता। वजह है कि तो फिर एक ये अरसे चीज़ें तक जो है ये हुकूमत कहती रही होंगे, कि क्यों आप नहीं होंगी? एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, एस्टैब्लिशमेंट को मुतनाज़ा करने की कोशिश करते हैं, फौज को मुतनाज़ा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब हुकूमत ये कह रही है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी नजर आई है, जो कि वो कहते हैं नहीं, लेकिन फिर भी आप अपनी सीवी लेके पहुंच गए हैं और इंतजार में है कि कहीं ना कहीं आपको मौका मिल जाए। नहीं, मामला ये है कि ये जो इन्होंने जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का जो दुर्गढ़ बना दी है इन्होंने, तो ये हमारे कहने पे बनाई है इन्होंने। यानी फौदारा जो है वो अपने अंदर जो है वो प्रमोशन, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र के ऊपर कभी पिछले 74 सालों में कभी आपने सुना कि कभी कोई तनाज़ा जो है वो पैदा हुआ हो? अब ये पिछले 10 दिन से जो है वो रेगेद रहे हैं, और रोज़ कह रहे हैं जी बस सुबह हो जाएगा, अब 2 दिन में हो जाएगा। तो मामला यह है कि ये तो खुद जो है ये इस किस्म की सूरत हाल जो है ये पैदा कर रहे हैं। लेकिन राणा साहब कल मरियम नवाज साहिबा ने जलसे में कहा कि जब भी नवाज शरीफ स्टैंड लेते थे वो सिविलियन बालादस्ती के लिए होता था, असूल पर होता था, अवाम के लिए और मुल्क के लिए वो स्टैंड लेते थे। लेकिन इमरान खान जब स्टैंड ले रहा है तो वो कोई सिविलियन बालादस्ती के लिए, जमहूरियत के लिए नहीं है, वो अपनी ज़्याती सियासत और मफादात के लिए कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहती हैं कि मुझे पता है ये इख्तियार वजीर आजम का है कि किसको वो अपॉइंट करें किसको ना करें, ये वो कह रही है 100% इख्तियार वजीर आजम इमरान खान का है, लेकिन हम इस शख्स को सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर कोई जमहूरी असूली पोजीशन है, राणा साहब सवाल मुकम्मल होने दें प्लीज, अगर वाकई कोई असूली पोजीशन है, जमहूरी पोजीशन है, तो आप वो पोजीशन पे डट के खड़े रहे ना। इंडिविजुअल्स तो मैटर नहीं करते, सियासी इख्तलाफात तो यकीनन आपके होंगे अपने मुखालफिन से, तो आप असूल पे खड़े रहेंगे या ये देखेंगे कि कौन शख्सियत वहां पे खड़ी हुई है? शहजाद अकबर, हमारी पहली तो असूली पोजीशन ये है कि ये आदमी जो है ये डिजोरो नहीं डिफेक्टो वज़ीर आज़म है। ये मुसल्लत शख्स है इस मुल्क के ऊपर, एक यानी गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से मुसल्लत होने के बाद कोई आदमी किस तरह से अपने कानूनी और अपने आइनी हकूक़ की जो है वो बात कर सकता है? एक तो हमारा असूली मौक़िफ़ जो है वो ये है, और दूसरा मामला ये है, क्या ये मरियम नवाज साहबा ने कहा है? ये तो इनके एक मिनिस्टर ने कहा है कि जी वो वज़ीर आज़म साहब चाहते हैं कि फ़लाँ बंदा जो है वो 6 महीने और रहे यहाँ पे। वो भाई क्यों रहे 6 माह? तो फिर उस शख्स ने वजूहात भी बताई थी ना। वो जो मकासद हैं, वजूहत आपको कहते हैं कि वो दुरुस्त नहीं है। मकासद इनके अपने वज़रा बयान करते हैं साहब, लेकिन आप आमिर डोगर की बात कर रहे हैं, उनकी बात जो है वो मीडिया जो है वो पकड़ लेता है। जब वो कह रहे होते हैं कि पागल हो गया है। राणा साहब, आप आमिर डोगर साहब की आधी बात पर यकीन कर रहे हैं कि 6 महीने रखना चाहते हैं, लेकिन आगे वो कहते हैं अफगानिस्तान के लिए रखना चाहते हैं, तो आप कहते हैं नहीं, अफगानिस्तान मसला नहीं है, मसला जाती सियासत है। तो फिर या तो पूरी बात पे यकीन रखें उनके, या उनकी आधी बात पे भी यकीन ना रखें। नहीं, हम उनकी पूरी बात पे यकीन रखते हैं और पूरी बात उनकी यही है। मामला ये है कि ये हमारे सामने की बातें हैं। ये तो भाई मेरे भाई ये बजट नहीं पास करवा सकते खुद, ये तो खुद जो है ये कोई कानून नहीं पास करवा सकते। ये पिछली दफ़ा जो है ये इनके बजट के ऊपर 22 लोग नहीं आ रहे थे, उसके बाद फिर जब उन 22 लोगों को लाया गया तो वो वहाँ हाउस में हमारे साथ ही थे ना, वो हमें बता रहे थे कि हम किस तरह से आए हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं, इमरान खान किस तरीके से आए हैं इस पर आपके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, लेकिन आपको पता है वो वज़ीर आज़म है, जो बुरे फैसले हैं, कीमत बढ़ती है, आप उन पर तनकीद करते हैं, तो हर फैसले की जिम्मेदारी चाहे अच्छा हो बुरा हो वज़ीर आज़म की है, तो आप तस्लीम तो कर रहे हैं ना कि वज़ीर आज़म है जो ये फैसले कर रहा है। तो यहाँ पर भी अगर वो कहती है कि ये फैसला, ये इख्तियार वज़ीर आज़म का है, तो फिर इमरान खान को इख्तियार क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, तो वज़ीर आज़म को इख्तियार जो है वो इस्तेमाल करने का कुछ सलीका, कुछ तरीका भी तो आना चाहिए ना। ऐन से इमरान, ऐन से उस्मान, ऐन से अब्दुल क़य्यूम,
ये तो कोई फैसला ना हुआ। महमूद खान भी है, वो तो फैसला जो है उसके पीछे कोई रैशनल होना चाहिए, फैसले के पीछे जो है वो कोई जो है वो लॉजिक होनी चाहिए, फैसले के पीछे कोई मेरिट होना चाहिए। अब ये तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं, इनके पीछे हमें बता दें कि कौन सा मेरिट है। ओगरा कह रहा है कि जी 5 रुपये 90 पैसे बढ़ाए, इन्होंने 10 रुपये बढ़ा दिया है। अच्छा, इसके पीछे को बता दें कि कौन सा लॉजिक है, कौन सा रैशनल है। मसला ये कि हमारी सियासत में ये हमेशा होता है कि आप ऑपोजिशन में असूल की बातें करते हैं, फिर कभी हुकूमत में आते हैं तो असूल भूल जाते हैं, कभी जब हुकूमत में असूल की बातें करते हैं तो ऑपोजिशन में भूल जाते हैं। अब आपको याद होगा जब नवाज शरीफ की हुकूमत परवेज मुशर्रफ ने खत्म की तो उस वक्त मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने, जो कि जमहूरी लीडर थी, उन्होंने मिठाइयां बांटी। ये उन्होंने कहा कि बिल्कुल दुरुस्त हुआ है, नवाज शरीफ के साथ यही होना चाहिए। बाद में उनको भी पछतावा हुआ कि गलत किया, नहीं करना चाहिए था ये। तो जो असूल है उनको देखें, ये ना देखें कि शख्सियत को आने सामने। नहीं, शहजाद इकबाल, मेरी लीडरशिप ने तो या मेरी जमात ने तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी ऐसा मुतालबा जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं किया होगा। हम तो फ्री फेयर इलेक्शन की बात करते हैं और हमने 18 का जो इलेक्शन है उसके रिजल्ट को हमने पहले दिन तस्लीम नहीं किया। हम एज प्रोटेस्ट जो है वो हाउस में गए मैं तो कोई और बात कर रहा हूं, मैं तो मरियम नवाज के कल के बयान के ऊपर बात कर रहा हूं जहां पे वो ये कहती है कि वजीर आजम का इख्तियार है लेकिन इमरान खान को ये इख्तियार नहीं होना चाहिए क्योंकि वो जमहूरी रिवायत नहीं उसने कोई की और बुलडोज कर दिया सब चीज़ों को। मैं तो उस पर बात कर रहा हूँ कि असूल पे बात कर रहे हैं ना, शख्सियात पे क्यों बात कर रहे हैं। और मैंने मिसाल भी दी आपको, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने मिठाई बांटी थी जब नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म हुई, बाद में उनको खुद रियलाइज हुआ कि गलती की थी, नहीं करना चाहिए था। बहरहाल हम मिठाई नहीं बांटेंगे, हम ये मुतालबा करेंगे कि फौरी तौर पे फ्री एंड फेयर जो है वो इलेक्शन करवाया जाए। हम 2018 के इलेक्शन के रिज़ल्ट को हमने उस वक्त ही तस्लीम नहीं किया था, बल्कि उसी रात मुझे जहाँ तक याद पड़ता है हमारे पार्टी प्रेसिडेंट मियां शहबाज शरीफ साहब ने इस इलेक्शन के रिज़ल्ट को जो है वो मुस्तरद किया था। तो इसलिए हमारा कोई ऐसा मुतालबा नहीं है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे कि जो महंगाई है उस वजह से अपोजिशन सड़कों पर निकलेगी, हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे करेगी। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक और इसके बाद IMF के हवाले से बात करेंगे। IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं अब तक उसमें कोई नतीजा नहीं हुआ है, कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। IMF की सख्त पेशगी शराइत मानने के बावजूद अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में पाकिस्तान और IMF के दरमियान 11 रोज से जारी रहने वाले मुज़ाकरात में अब तक ब्रेक थ्रू नहीं हो सका है, जिसके बाद IMF की जानिब से $1 अरब कर्ज की दूसरी किस्त जारी होने का मामला 5 माह बाद भी लटक रहा है। पाकिस्तान अब तक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत छठे रिव्यू पर IMF को कायल करने में नाकाम रहा है। इससे पहले जून में पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हुए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज की किस्त अभी तक नहीं मिल सकी है। मगर अहम बात यह है कि पाकिस्तान के IMF से मुज़ाकरात उस वक्त भी बेनतीजा है कि जब पाकिस्तान IMF की जानिब से बिजली की बुक में इजाफा कर चुका है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा चुका है, यानी कि जो IMF की शराइत थी वो मान चुका है। द न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक वजीर खजाना के तर्जुमान का कहना है कि IMF से कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए मुस्बत पेशरफ्त जारी है और इसी वजह से सेक्रेटरी खजाना मंगल तक वाशिंगटन में ही मौजूद रहेंगे, जबकि वजीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक भी IMF हुकाम से राब्ते में रहेंगे, जिससे उम्मीद है कि IMF के साथ मामलात कुछ रोज के अंदर तय पा जाएंगे। खबर के मुताबिक मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज पर इत्तफाक ना होने की वजह से पाकिस्तान को स्टाफ लेवल मुज़ाकरात में इत्तफाक नहीं हो सका है, क्योंकि IMF फाइनेंशियल फ्रेमवर्क बैरूनी सेक्टर और पावर सेक्टर को लेकर सख्त शराइत रख रहा है। बिजली के बुनियादी टैरिफ में $1.39 इजाफे के बावजूद IMF चाहता है कि हुकूमत रवां सहमाई के दौरान फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मजीद 1.5 से 2.5 रुपए फी यूनिट का इजाफा करे। इसके अलावा IMF GST इस्तिस्ना खत्म करना चाहता है, इनकम टैक्स स्लैब्स में कमी करना चाहता है और रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाना चाहता है। और इसके अलावा IMF PSDP 200 से 300 अरब रुपए कम करने का मुतालबा भी कर रहा है और चाहता है कि हुकूमत 525 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस नाफिज करे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान प्रोग्राम की बहाली के लिए मुज़ाकरात अब तक बेनतीजा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और IMF के दरमियान इत्तेफाक हो पाता है या नहीं। अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए IMF में जाना या ना जाना, IMF की शराइत मानने या ना मानने का मामला हमेशा एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। मुल्क में बढ़ती महंगाई और IMF से मुज़ाकरात के मामलात को लेकर
वजीर आजम इमरान खान बार बार वजीर खजाना बदलते रहे। सबसे पहले असद उमर ने वजीर खजाना का ओहदा संभाला, मगर असद उमर फौरी तौर पर IMF जाने के बजाय ताखीर से काम लेते रहे और ये कहते रहे कि पाकिस्तान सख्त शराइत के साथ नहीं बल्कि सिर्फ अपनी शराइत पर IMF जाएगा। मुआहदा सिर्फ उन शराइत के ऊपर होना चाहिए जो पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जरूरी है। इसलिए हम जल्दी नहीं कर रहे, क्योंकि हमने मुतबादिल इंतजामात कराए गए और ये जब ऐसा हमें मुआहदा सामने नजर आया जिस पे वाकई हम यकीन रखेंगे कि ये वाकई पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी के लिए है, तो हम वो मुआहदा कर लेंगे। नहीं करेंगे वो फैसले जो पाकिस्तान की अवाम की हक में ना हो। डट के मुकाबला करेंगे, अपना केस लड़ेंगे और वो केस लड़के जीत के दिखाएंगे। IMF के पास जाएंगे तो उन शराइत के ऊपर जाएंगे जो पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी में हो। अगर वो शराइत नहीं मिलेंगे तो यह भी आपको बता दूं, और ये बाकी सारे अंग्रेजी बोलने वालों को, ये खुददार कौम है, इंशाअल्लाह ताला वो फैसले करेंगे जो हमारे ख्याल में अवाम की बेहतरी के लिए हैं। असद उमर कह रहे थे कि पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक से कर्ज हासिल कर लिया है, जिसकी वजह से IMF प्रोग्राम में जाने में ताखीर हुई, जिसके बाद उनकी कारकर्दगी और उनकी अहलियत पे सवालात उठे और फिर वजीर आजम इमरान खान ने असद उमर को हटाकर हफीज शेख को वजीर खजाना बनाया और एतराफ़ किया कि पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम में जल्द चले जाना चाहिए था। ये ठीक है तनकीद, हमें IMF के पास जल्दी जाना चाहिए था, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम कोशिश तब ये कर रहे थे कि हमें ना जाना पड़े। मैं मानता हूँ ये वो ठीक है बात कि हमें ज़्यादा जल्दी जाना चाहिए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान सख्त शराइत की वजह से तकरीबन 1 साल तक प्रोग्राम शुरू ना हो सका, लेकिन इसके बाद भी जब हफीज शेख की वजारत में पाकिस्तान प्रोग्राम में दाखिल हुआ तो उसे सख्त शराइत मानना पड़ी, जिसके बाद मईशत में किसी हद तक इस्तेकाम आया, 4% की GDP ग्रोथ देखी गई और बैरून मुल्क अदायगियों का मामला हल हुआ। लेकिन 1.5 साल बाद फिर सवालात उठना शुरू हो गए कि IMF के सख्त प्रोग्राम की वजह से मुल्क में महंगाई में इजाफा हो रहा है, GDP ग्रोथ में ज्यादा इजाफा नहीं हो रहा और हफीज शेख IMF की बहुत सख्त शराइत मानकर आ गए हैं, जिसके बाद हफीज शेख को भी ओहदे से हटा दिया गया और शौकत तरीन को नया वजीर खजाना बनाया गया। शौकत तरीन ने वजीर खजाना बनने से पहले दावे किए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने IMF की कड़ी शराइत मानकर बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी वजह से मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। क्या हमने IMF की बहुत सख्त शराइत मान ली है? क्या हम इससे बेहतर निगोशिएट कर सकते थे? शुरू के बीच में हमने गलती करी। 7% आपका कोर इन्फ्लेशन है और 13.25% पे आप इंटरेस्ट रेट लेके चले गए और फिर उसके बाद एक्सचेंज रेट है उस वक्त 112-115 पे फिर रहा था और आप उठा के उस पर 165 पे लेके चले, तो आपने मईशत की तो बेड़ा गर्क ही करके रख दिया ना। और उसके बाद फिर आपने सारी चीजें बढ़ा दी, आपने बिजली के रेट्स बढ़ा दिए, गैस के रेट्स बढ़ा दिए, पेट्रोल, एवरीथिंग जस्ट वेंट अप। जब आपने अपने एक्सचेंज रेट को इतना ज्यादा कर दिया तो उसके इन्फ्लेशन ज्यादा हुई, फूड प्राइसेस आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो गई। तो उसके बाद अगर हमारे ख्याल में ये इतना बोझ नहीं सह सकते तो वी शुड गो बैक टू IMF और कहें यार देखो सारी दुनिया के बीच में लोग इस वक्त जो है रिलीफ दे रहे हैं अपनी आवाम को और हम उनके ऊपर बोझ डाल रहे हैं। वजीर खजाना बनने के बाद भी शौकत तरीन ये दावे करते रहे कि IMF की कड़ी शराइत नहीं मानेंगे, बल्कि IMF को समझाएंगे कि हुकूमत टैक्सेस और बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे किए बगैर भी टैक्स हदफ हासिल कर सकती है। मगर आज शौकत तरीन IMF की तकरीबन वो सारी सख्त शराइत मानने पर राजी हो गए हैं जिसकी वो मुखालफत करते थे, लेकिन फिर भी IMF से मुज़ाकरात अभी तक बेनतीजा हैं और पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज की किस्त नहीं मिल सकी है। इन सारे मामलों पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है वजीर खजाना के तर्जुमान मुज़म्मिल असलम साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान के लिए यकीनन IMF का प्लान बड़ा इंपॉर्टेंट है और पिछले हफ्ते आपने हमारे शो में बताया कि पाकिस्तान में जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो बड़े अच्छे नोट पे एंड हुए हैं और उम्मीद की जा रही थी कि इस हफ्ते ब्रेक थ्रू हो जाएगा। क्या वजह है कि अब तक एग्रीमेंट पर इत्तेफाक नहीं हो सका है? देखें शहजाद, जो आज अखबारात में जो खबर छपी, जैसे आपने भी एक खबर का रेफरेंस दिया, इसके अलावा एक और खबर चली तो वो जो है उसने पूरे पाकिस्तान में ये तासुर दे दिया कि IMF की टॉक जो है फेल हो चुकी हुई है। इस पे जो है मैंने वजाहत जारी कर दी है। IMF की जो बातचीत ही हमारी जुम्मे को शुरू हुई है और जुम्मे को जो है हमारे वजीर खजाना IMF की एक टॉप ऑफिशियल से मुलाकात की थी उन्होंने। उसके अलावा जो पॉलिसी लेवल डिस्कशन है
ना तो कहीं लिखा गया, ना बताया गया, ना वजारत खजाना ने बोला, ना IMF ने कि 15 तारीख की रात को होने। ये पहले दिन से जो है बात थी कि वहाँ मुज़ाकरात होंगे, और वो मुज़ाकरात जो है जहाँ पे जुम्मे की रात को ख़त्म हुए थे, पीर की सुबह वहाँ पे वापस शुरू होंगे, और हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी अपनी टीम के साथ वहाँ बैठे हुए। तो ये बिल्कुल ही गलत तासुर दिया गया। और अभी थोड़ी देर पहले मेरी वजीर ख़जाना से बात हुई है बाकायदा, और वो इस वक्त न्यूयॉर्क में है, और उन्होंने मुझे ख़ास ताकीद की है कि ये जो मीडिया में नेगेटिव खबर चल रही है उसको जो है आप जो है उसका रिबर्टल दें, और बोलें कि हमारी IMF से बेहतरीन इस वक्त बातचीत चल रही है और काफ़ी आगे तक पहुंच चुकी हुई है। तो ये जो तमाम बातें हैं ये क़यास आराइयाँ और अंदाजे हैं। मैं सबको यही कहूँगा कि 2 दिन 3 दिन इंतज़ार कर लें, टाइम फ्रेम कोई नहीं है, हो सकता है मंगल को ख़त्म हो जाए, बुध को जुमेरात, लेकिन मुज़ाकरात वहाँ से ख़त्म होकर ही आएंगे, और सबको फिर पता लग जाएगा कि हमने क्या माना है और क्या नहीं माना। रहा सवाल ये कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि IMF ने जो पिछले साल पाकिस्तान के तखमीने लगाए थे उसके बरक्स हमारे तखमीने बहुत अच्छे आ गए थे एक्चुअल्स, और अभी भी अगर IMF के कोई अपने तखमीने हैं तो हमारी वहाँ टीम बैठी हुई है और वो उनको बता रही है कि जो आप ये सोच रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं, आपके सामने है सारे इशारिया। जी जी मुज़म्मिल साहब, ये एक इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं। हमने तो आपने सुना है हमारा इंट्रो, हमने उसमें बताया है, आपको कोट भी किया है कि 18 तारीख तक जो है फाइनेंस सेक्रेटरी वहाँ पर रहेंगे जो कि मुज़ाकरात करेंगे, और उम्मीद है कि IMF का प्लान जो प्रोग्राम है वो दोबारा बहाल हो जाएगा। लेकिन आप ये खबर बता रहे हैं कि शौकत तरीन ने बताया कि बेहतरीन अंदाज में मुज़ाकरात अदा बढ़ रहे हैं। कोई इसकी तफसीलात है, कहीं डेडलॉक है, या जो शराइत अब तक सामने आ चुकी है उसके अलावा भी कोई कंडीशंस है जो कि IMF लगा रहा है पाकिस्तान पर? नहीं, देखिए कंडीशन नहीं, IMF का हमेशा से आपको पता है एक स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन होता है, और IMF को आपको या तो वेवर लेना होता है या कन्विंस करना होता है। हमने जो है उनकी प्रिस्क्रिप्शन को जो है फॉलो नहीं किया था, और उसके बावजूद हमने वो नताइज हासिल कर दिए जो IMF चाहता था। अब IMF उस पे बात कर रहा है कि जी ये कितना सस्टेनेबल है, कितना सस्टेनेबल नहीं है। तो अभी इस वक्त कहीं पे ऐसा कोई बात नहीं है कि डेडलॉक हो गया हो, मीटिंग कॉल ऑफ हो गई हो और वो एक दूसरे से बात ना कर रहे हो। एक मुज़ाकरात चल रही है, वो अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताते हैं, हम अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बता रहे हैं। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अभी आप ये देख लें कि शहजाद कि हमने कल टैक्स रिटर्न जो है 26 लाख रिटर्न टैक्स आ गई, 50 अरब रुपए टैक्स आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टैक्स टू GDP भी बढ़ेगा, क्योंकि पिछले साल इसी पीरियड में सिर्फ 10 अरब टैक्स जमा हुआ था और 6 लाख रिटर्न आई थी। फिर LSM का नंबर आ गया 12.25% की अगस्त में ग्रोथ आ गई, तो ग्रोथ भी हमारी ऊपर आ रही है। लेकिन तो IMF ने अपनी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट है, हमारा एक्चुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट है, उसमें 2-3 चीजों की निशानदेही की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को अपना इंपोर्ट बिल 11% से कम करना पड़ेगा। 3 माह ऑलरेडी गुजर चुके हैं, यानी कि हमें और तेजी से कम करना पड़ेगा इंपोर्ट बिल, अगर हम चाहते हैं कि 9 अरब डॉलर तक हमारा करंट अकाउंट रहे, जो कि IMF के मुताबिक 13-14 बिलियन तक जा सकता है। तो ये IMF का फिलहाल कंसर्न है ना, और ये भी कंसर्न है कि अगर हम इंपोर्ट को कम करने जाएंगे तो फिर हमारा जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है वो काफी मुतासर होगा, क्योंकि इंपोर्ट एंड पर इंपोर्ट बेसिस पे हम काफी टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए, मैं पहले तो बात ये समझता हूँ कि हमारा जो है अब वो वाला दौर चला गया कि हम इंपोर्ट डिपेंडेंट रहते, क्योंकि आप पिछले साल भी देखें 4,700 अरब रुपए जो हमने 750 अरब रुपए टैक्स कलेक्ट किया था, वो जब नून ने 3,800 अरब रुपए आखिरी साल टैक्स कलेक्ट किया था, उनकी इंपोर्ट से 15 अरब डॉलर कम थी। तो बहुत सारा जो है डोमेस्टिक टैक्स कलेक्ट होना शुरू हो गया। और दूसरी बात ये है कि ये जो 11 अरब डॉलर, ये जो 9 अरब डॉलर वाली बात है, ये अगेन मुझे तो मेरे पास नहीं है। ऑलरेडी मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में एक खबर दी थी कि पाकिस्तान जो पिछले साल गंदम चीनी इंपोर्ट कर रहा था वो नहीं होगी। जो हमने एक्स्ट्रा कपास इंपोर्ट की थी, अब हम उतनी इंपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी कपास की फसल भी अच्छी आ गई है। तो हमारा जो सेकंड हाफ होगा इंपोर्ट का वो काफ़ी नीचे आ जाएगा। एक सिर्फ ये है मुसीबत इस वक्त आई हुई है, वो आलमी मुसीबत है, जो कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं, तेल की, गैस की, ये सारी चीजों की। ये तो हमारे इसमें यकीन ये फैक्टर है। लास्ट वीक आपसे भी बड़ी तफसील से इस पे बात की थी हमने कि ग्लोबल इंपैक्ट जरूर है, लेकिन इसमें हमारी पॉलिसीज और हमारी कोताहियां भी है ना। मिसाल के तौर पे ऑयल पहले भी जब था 85-80 डॉलर का, तो पाकिस्तान में ये रेट्स नहीं थे, 137 रुपए तक नहीं गया था। वजह यह है कि हमने मैसिव डिवैल्यूएशन की है, जिसकी वजह से हमें तेल महंगा पड़ता है। मैसिव डिवैल्यूएशन की वजह से हमारी कैपेसिटी पेमेंट पहले से ज्यादा बढ़ी है, इसका भी इंपैक्ट है। और शौकत तरीन साहब खुद ये एतराफ़ कर रहे थे, आपने सुना अभी शाहजेब के प्रोग्राम में FM बनने से पहले, फाइनेंस मिनिस्टर बनने से पहले, कि हमने बहुत ज्यादा डिवैल्यूएशन कर दी है, नहीं करनी चाहिए थी इतनी डिवैल्यूएशन, लेकिन अब वो डिवैल्यूएशन मजीद बढ़ गई है, 171-172 का डॉलर हो गया है। तो यानी कि अगर हमारी पॉलिसीज ऐसी होंगी जिसकी वजह से डिवैल्यूएशन होगी, तो फिर यही नतीजा होगा, जो भी चीजें हम बाहर से मंगवाएंगे वो और ज्यादा महंगी पड़ेंगी हमें।
देखिए, इनको कोई शौक तो नहीं है डिवैल्यूएशन करने का, और आप जैसे जिस तरह तनकीद कर रहे हैं, आप लोग की तनकीद लेने के लिए मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि 20 अरब डॉलर के रिजर्व थे, अभी हैं, अब 19 के हो गए। अगर ये चाहें तो अपने 1.5 साल गुजार सकते हैं बगैर रुपए की कदर गिराए, लेकिन ये कि फिर 2008 वाला एपिसोड रिपीट हो जाएगा जो 2023 में आएगा। तो ये एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। और दूसरी बात ये है कि करेंसी की अगर मैं 1 मिनट अगर आप दें, तो पिछले 4 महीने में पाकिस्तान की करेंसी इन लाइन विथ जो पाउंड स्टर्लिंग है वो गिरा है, यूरो जो है इसी तरीके से गिरा है अगेंस्ट डॉलर, जैपनीज येन पाकिस्तान की करेंसी से ज्यादा गिरा है पिछले 4 महीने में। तो ये जो तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान की करेंसी, जो दुनिया की मार्केट बेस्ड करेंसीज हैं, वो इन लाइन विद पाकिस्तान गिरी हैं, और इंडिया की करेंसी भी जो है पिछले 1 महीने में 5% से ज्यादा गिर गई है। ये जो आलमी तब्दीली रहनुमा हो रही है उसकी वजह से। दूसरी बात यह कि अगर पाकिस्तान का 171 रुपये आप एक्सचेंज रेट देखें तो 2020 में तो 168 था। ये तो हमारे जब कोरोना के दरमियान जो है ट्रैवल कम हुआ, बाहर नहीं गए, तो वो एप्रिसिएशन का एक बोनस मिला था हमें। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उस बोनस को लोग फैक्टर इन परमानेंट क्यों कर बैठे हैं। और अभी जो हालात हैं, क्योंकि जब ये डॉलर गिर रहा था, रुपया अप्रिशिएट हो रहा था, तो फिर इसका क्रेडिट लिया जाता था कि मईशत स्ट्रांग हो रही है, मईशत मुस्तहकम हो रही है, इसलिए रुपया तगड़ा हो रहा है और डॉलर नीचे गिर रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो टेम्परेरी था, कोविड की वजह से था, उसको सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं थी। नहीं, देखिए, वो उस वक्त एक आपको रिलीफ भी देना था ना, कोविड था, पूरा मुल्क परेशान था, जो है चीजें जो हैं, लोगों के कारोबार नहीं थे, तो अगर वो एक्सचेंज रेट से रिलीफ दे दिया, जैसे इंटरेस्ट रेट था हम 7% तक ले गए, वो एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस में किया, टर्फ को स्पेशल सर्कमस्टांसेस में किया, पूरी दुनिया में हुआ। तो ये आप देखेंगे उस वक्त पाकिस्तान जो नॉर्मलाइजेशन में आया, अगर ये पॉलिसी एक्शंस ना लेते तो हम नॉर्मलाइज आप ये कह रहे हैं कि देखिए इस वक्त ग्लोबल फिनोमेना है, इसलिए दोबारा डॉलर डिप्रिशिएट किया है। लेकिन शौकत तरीन ये तनकीद कर रहे थे, वो कहते हैं कि असद उमर साहब के टाइम पे जो हमने डील की IMF से गलत थी, इतना डिप्रिशिएट नहीं करना चाहिए था उस वक्त। तो उस वक्त भी आई एम श्योर उसको जस्टिफाई कर रही थी हुकूमत के क्यों डिप्रिशिएट हुआ रुपया। एक और इशू पे बात करना चाह रहा हूं। आज आपने कहा है, आपका एक बयान चल रहा है कि मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी नहीं हुई है और इससे जो कीमत बढ़ी है बिजली की उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन कल भी मैंने हमाद अजहर साहब से अर्ज किया था, आपसे भी मैं कहता हूं कि आप कह रहे हैं मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। नेपरा की जो रिपोर्ट है, अगर आप लोगों ने देखी है 2020-21 की, उसमें तो कई जगह पर यह लिखा हुआ है कि जो RLNG के प्लांट से उनको अंडर यूटिलाइज किया, वो यूटिलाइज सही तरीके से नहीं हुए, जिसकी वजह से कैपेसिटी कॉस्ट ज्यादा बढ़ी है। यहां तक मैं आपको पढ़ के सुना दूं कि यह भी कहा हुआ है कि ड्यूरिंग फिस्कल ईयर 2021 द अथॉरिटी व्हाइल डिसाइडिंग द मंथली FPAs withheld a total amount of 6.8 billion from the claims of CPPA on account of deviation from merit order due to system constraints and underutilization of efficient power plants। ये नेपरा की रिपोर्ट कह रही है कि आपने अंडर यूटिलाइज किया, जिसकी वजह से कैपेसिटी पेमेंट बढ़ी, उन्होंने पैसे विदहेल्ड किए 6.8 बिलियन और हमें फर्नेस ऑयल ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ा। तो ये तो हुआ है ना मुज़म्मिल साहब? अच्छा, देखिए, मेरे पास सामने डाटा है, मैं नेपरा की रिपोर्ट आपने जिक्र कर दिया, मैं डाटा को जिक्र कर देता हूं, और जो डाटा है वो उसको चैलेंज कर दें कि अगर उसमें कोई मैं आपको गलत डाटा दूं जी। देखिए, बात यह है कि जो 2020 में और 2021 जो गर्मियों की बात ही हो रही है ना, जून से लेकर सितंबर तक की, ठीक है ना, ऑन एन एवरेज 2021 में जून से लेकर सितंबर तक 1500 मेगावाट हर महीने ज्यादा बिजली बनी है पिछले साल के मुकाबले में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब 18,000 मेगावाट आप क्रॉस करते हैं तो आपकी जो LNG की जो बिजली बनाने की कैपेसिटी है वो पूरी रीच हो जाती है। 18,000 के ऊपर जैसे ही आप जाते हैं तो आपको फर्नेस ऑयल पे जाना पड़ता है और फिर फर्नेस ऑयल का मेरिट ऑर्डर शुरू हो जाता है। तो ये जो मेरे पास डाटा है मैं आपको बता देता हूं कि हमने जो है जो ओवरऑल कुछ जो है 1900 मेगावाट से लेके 19,858 मेगावाट से लेके 21,500 मेगावाट। मैं इसको थोड़ा सा आसान कर देता हूं। पिछले साल 18,000 मेगावाट से लेके, मैं इसको आपको परसेंटेज वाइज बता देता हूं। अब देखिए, अगस्त 2020 में हम 21% बिजली पैदा कर रहे थे RLNG पर। ये नेपरा के नंबर्स हैं, आरिफ हबीब लिमिटेड ने ये नंबर शाये किए। अगस्त 2020 में 21% बिजली पैदा हो रही थी RLNG पर, फर्नेस ऑयल पे 5.4% हो रही थी। अगस्त 2021 में 3% कम RLNG पे बिजली पैदा हुई है और फर्नेस ऑयल पे 10% हुई है, यानी कि डबल
तो ये अगस्त का महीना, ये एक जैसी गर्मी होती है, तो आप देख लें क्या आवाज कट रही है, जरा सा वापस रिपीट करें। मैं कह रहा हूं कि पिछले अगस्त के मुकाबले में इस अगस्त में 3% हमने कम RLNG पे बिजली पैदा की है और फर्नेस ऑयल पे 5% ज्यादा बिजली पैदा की है, और इसी बुनियाद पे ये बात कर रहे हैं ना, नेपरा के मेरिट ऑर्डर की खिलाफवर्जी हो रही है। नहीं, अब आपको याद होगा कि आपके जुलाई के 25 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक आपका FSRU हुआ था, और उसकी वजह से आपके जो LNG का टर्मिनल था वो वहाँ पे जहाज चेंज हो रहे थे। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना। और दूसरी बात ये कि हमारी, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल, पिछले साल 2020 जून में हमने 6,770 मेगावाट जो है बिजली जो है हाइडल से प्रोड्यूस की थी। इस साल जो जून में 5,883, यानी कि हमने जो है तकरीबन 1000 मेगावाट जून में कम जो है डैम से बिजली प्रोड्यूस की, क्योंकि डैम में पानी नहीं था। अब उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? RLNG तो आपने पूरी चलाई, उसके बाद आपको जो है फर्नेस ऑयल चलाना था। फिर इसी तरीके से पिछले साल जुलाई में आपने 7,344 मेगावाट जो है हाइडल से प्रोड्यूस की थी। इस साल जुलाई में 6,300, फिर 1000 मेगावाट, वो 1000 मेगावाट आपने फर्नेस ऑयल से चलाई। जिस महीने की आप बात कर रहे हो, जी आपने उसकी वजह बता दी कि वो FSRU था, लेकिन मैं फिर आपको बता दूं, नेपरा की रिपोर्ट में स्पेसिफिकली RLNG पावर प्लांट्स का भी लिखा हुआ है, RLNG पावर प्लांट्स का भी लिखा हुआ है। ये भी लिखा हुआ है कि जब डिमांड आ जाती है देर से, क्योंकि इसको मटेरियलाइज किया जाता है, ऑर्डर की जाती है RLNG, जिसकी वजह से जो है ताखीर होती है। ये लिखा हुआ है। मेरे सामने स्क्रीन शेयर कर लेता हूं मैं, चले नहीं मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर लेता हूं अगर आप बोलते हैं। नहीं, मेरे पास नंबर्स मौजूद है, मेरे पास वक्त कम रह गया, लेकिन ये देखिए स्क्रीन, जी नहीं आपके साथ ये स्क्रीन शेयर कर दी मैंने आपके साथ, अगर आ गई आपके सामने। देखिए, मैं तो आपके साथ ये बात कर रहा हूं, जिस पीरियड का आप बात कर रहे हैं उस पीरियड में तो शटडाउन था, FSRU था, और इसके अलावा इस साल डैम लेट भरे, उसकी वजह से फर्नेस ऑयल ज्यादा इस्तेमाल हुआ, और उसकी वजह से मेरिट ऑर्डर कहीं डिस्टर्ब नहीं हुआ। और पिछले साल से इस साल जो 4 महीने थे, ऑन एन एवरेज हर महीने हमने 1500 मेगावाट बिजली ज्यादा इस्तेमाल की, बनाई और इस्तेमाल की। तो बहुत ज्यादा बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे मेरिट ऑर्डर की खिलाफवर्जी नहीं हुई है। कल हमाद अज़हर साहब ने भी हमारे प्रोग्राम में यही किया था। नेपरा की रिपोर्ट जगह जगह इस बात पर ये बात कर रही है कि मेरिट ऑर्डर की खिलाफवर्जी हुई है, अंडर यूटिलाइज रहे हैं जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट RLNG प्लांट्स हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद बात करेंगे कि IMF का प्लान पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर हफीज पाशा साहब और मोहम्मद सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान और IMF के दरमियान अब तक एग्रीमेंट नहीं हो सका है, जो मुज़ाकरात हैं वो बेनतीजा है, और पाकिस्तान ऑलरेडी जो प्री कंडीशंस थी IMF की वो मान चुका है। पेट्रोल की प्राइस में इजाफा किया है, हमने बिजली के नरखों में इजाफा किया है, लेकिन इसके बावजूद अब तक इत्तफाक राय नहीं हो सका है, जिसकी वजह से $1 बिलियन की जो ट्रांच है पाकिस्तान की, वो अभी तक पाकिस्तान को नहीं मिली है। क्या वजह है इसकी? मजीद जो सख्त शराइत हैं IMF की, क्या वो मान लेनी चाहिए? और IMF का प्लान पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हफीज पाशा साहब, साबिक वजीर खजाना है, और इसके अलावा माहिर मईशत मोहम्मद सोहेल साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाशा साहब, जो सख्त शराइत थी IMF की वो हमने मान ली है, लेकिन इसके बाद भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है। आपको क्या वजह इसकी नजर आती है? और अगर IMF की जो मजीद सख्त शराइत भी हो, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को वो मान लेनी चाहिए ताकि जो IMF का प्रोग्राम है वो जारी रहे? यकीनन पाकिस्तान ने बहुत कुछ कर दिया है एग्रीमेंट से पहले, मगर मैं आपको 1-2 आदाद शुमार बताता हूं जो आप देखेंगे कि IMF जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक निकाला है 3-4 दिन पहले, उसमें पाकिस्तान के बारे में जो आदाद शुमार दिए गए हैं इस साल के और अगले साल के, परेशान कुन हैं हद से ज्यादा। एक आपको मैं एग्जांपल दे दूं, वो ये कह रहे हैं IMF के प्रोजेक्शन के पाकिस्तान की दरामदात की हजम जो है वो 11% कम हो, वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स को कम करना पड़ेगा 11% से पाकिस्तान को। ये गैर मुमकिन सी बात है। अगर आपने वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स 11% कम कर दिए तो आपका शरे नमू जो है वो कहां से कहां गिर जाएगा। तकरीबन हर रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड और कैपिटल गुड सबको इंपोर्टेशन कम करनी पड़ेगी, इसलिए कि नॉन एसेंशियल आइटम्स में इतनी गुंजाइश नहीं है। और वो क्यों ये कह रहे हैं? वो ये चाह रहे हैं कि हमारा तिजारती खसारा, करंट अकाउंट डेफिसिट $9 अरब तक महदूद रहे।
और इसको हासिल करने के लिए अगले 9 महीने हमें पिछले 3 महीने के बरक्स 35% कम करना पड़ेगा अपने इंपोर्ट्स को। क्या करना चाहिए पाकिस्तान के लिए? एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि आईएमएफ का प्लान भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि करंट अकाउंट खसारा है, इसके अलावा अदायगियां हैं, तो आईएमएफ प्लान जरूरी भी है। और आईएमएफ की सख्त शराइत जब मानते हैं तो उसके भी असरात होते हैं, उसके भी इम्पैक्ट हैं, जो कि खासतौर पर महंगाई की सूरत में नजर आते हैं या फिर जो ग्रोथ रेट है उसमें कमी की सूरत में नजर आते हैं। क्या किया जाए फिर? देखिए, खुदा ना खास्ता अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अंग्रेजी का एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर दूं, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। डेविल आपको पता है कौन है, और डीप ब्लू सी जो खुदा ना खास्ता, देखिए अगर हम आईएमएफ से उसूलन हटते हैं तो हमें अपने दरामदात को और कम करना पड़ेगा। अलबत्ता हमारी कोशिश ये हो सकती है कि हम अपनी बिजली के निर्ख जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाएं, तेज़ी से ना बढ़ाएं। दूसरी तरफ हम दिसंबर के बाद बजट में कुछ आप ले आए तरमीम के, जिससे टैक्सेस में कुछ थोड़ा बहुत इजाफा हो, मगर बोझ जो पड़ेगा वो पड़ेगा करंट अकाउंट डेफिसिट को और कम करने का। तो लिहाजा ऐसा वक्त भी आ सकता है कि आपको कुछ आइटम्स पर इंपोर्ट कोटा वगैरह लगाना पड़ेगा। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, मगर अगर आपको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना है तो आप दूसरी चीज़ों पर कुछ नरम तरीका अख्तियार कर सकते हैं, मगर करंट अकाउंट को 9 अरब डॉलर से भी उसको बहुत कम करके नीचे लाना पड़ेगा आपको, ताकि आपकी फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत हद तक कम हो जाए। सही। ये सोहेल साहब, आईएमएफ की काफ़ी सख्त शराइत जो थी वो पाकिस्तान ने मान ली है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो, बिजली की कीमत में इजाफा हो, डिवैल्यूएशन हो या फिर सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन ख़त्म करना, ये हमने मान लिया, लेकिन इसके बावजूद एग्रीमेंट नहीं हो पाया है। अब तक जो मुज़ाकरात हैं वो बेनतीजा है। आपको इसकी क्या वजह नज़र आती है, और क्या अगर मज़ीद सख्त शराइत भी हो आईएमएफ की तो वो मान लेनी चाहिए पाकिस्तान को, आपके ख्याल में? लेकिन दो ही रीजन समझ आ रहे हैं, या दोनों में से एक रीजन होगा या दोनों रीजन होंगे। एक तो ये कि जितना आईएमएफ शायद डिमांड कर रहा है पाकिस्तान ने उतनी सख्ती नहीं की है। शहजाद, आपको ये देखना है कि जो आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो आप पे से बहुत ज्यादा बाहर हो रहा है, और जो भी ब्रेकअप आया है उससे तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि सिर्फ 3 महीने में $5 बिलियन की तो हमारी ऑयल और एलएनजी की इंपोर्ट है, तो ये सालाना $20 बिलियन हो जाएंगी, जो नॉर्मली 12-13 बिलियन डॉलर रहती हैं। और जिस तरह से ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रही हैं, मुझे लगता है आईएमएफ की इंसिस्टेंस है कि हम और टाइटनिंग करें और टैक्सेस बढ़ाएं ताकि डिमांड कंट्रोल हो और करंट अकाउंट कंट्रोल हो। तो एक तो शायद ये पहलू है कि जो अभी तक इकदाम किए गए हैं वो डिजायर्ड नहीं है आईएमएफ की निगाह में। और दूसरा जो हमेशा से रहा है, और उसका कोई ऑफिशियल वर्जन तो नहीं है, मगर आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान का अमेरिका से जो ताल्लुकात हैं वो भी एक रोड ब्लॉक हो सकते हैं। तो मुझे लगता है या ये 2 रीजन हैं या दोनों में से एक रीजन जरूर है जिसकी वजह से मुआहिदा पूरा नहीं हो पा रहा। और अब आईएमएफ की तरफ से जो मजीद मुतालबात आ रहे हैं कि आपने इनकम टैक्स भी बढ़ाना है, क्योंकि हम जो पेट्रोलियम लेवी है वो 600 अरब रुपए तक नहीं कलेक्ट कर सकेंगे, या फिर पीएसडीपी को 200-300 अरब रुपए से कम करें। क्या आपके ख्याल में ये इस किस्म के फैसले हैं जिससे जो ग्रोथ है वो मुतासिर होगी अगर इसकी ये शर्तें मान ली जाती हैं? तो देखिए, अगर ये सख्त शायद मान ली जाती हैं, और मेरे ख्याल में मान लेनी भी चाहिए, तो बिल्कुल ग्रोथ तो इफेक्ट होगी, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा 4% से जब भी ऊपर जाता है तो मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। और इस दफा तो 4% से ना सिर्फ पाकिस्तान ऊपर जा रहा था बल्कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस का भी बढ़ जाना एक रिस्क था। तो मेरे ख्याल में सख्त शराइत होंगी, और पाकिस्तान के पास अनफॉर्चुनेटली रास्ता कोई और नहीं है, उनको सख्त शराइत माननी पड़ेंगी, क्योंकि जिस तेजी से आपकी इंपोर्ट बढ़ रही है और रिजर्व गिर रहे हैं, अगर हमने आईएमएफ के साथ मुआहिदा नहीं किया तो फिर बहुत हालात खराब होंगे। बताइएगा डॉक्टर साहब कि अभी जो हमने इकदामात लिए हैं, मिसाल के तौर पे पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी हमने बिजली की कीमत बढ़ा दी है, डिवैल्यूएशन हो गई है, कितना इम्पैक्ट इसका आएगा, क्या इम्प्लीकेशंस होंगे इसके, खास तौर पे महंगाई पर और आम आदमी पर? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। पिछले 1.5 दिन से मैं और मेरे शागिर्द लगे हुए हैं इसको एग्जैक्टली पता करने के लिए कि क्या असर होगा। मुझे अफसोस से फिर से कहना पड़ रहा है
कि इस वक्त आपका जो अफरात ज़र की रफ्तार है वो 9% है। इन चीज़ों की करने के बाद ये रफ्तार कम से कम 12% हो जाएगी। तो बड़े नुमाया तौर पर अफरात ज़र में इजाफा होने का ख़तरा मौजूद है और खुदा न खास्ता होगा। तो ये बात आप बता रहे हैं कि अफरात ज़र में इजाफा होगा, 9% से बढ़ के 12% हो जाएगी। तो ज़रा बताइएगा कि क्या जो एक आम आदमी है उसकी कुव्वत ख़रीद में भी इजाफा होगा? क्या जीडीपी ग्रोथ उस तरह जो एंटिसिपेटेड है वो हम देख सकेंगे, या महंगाई की वजह से दोबारा इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे और फिर हम एक कंसोलिडेशन की तरफ जा रहे होंगे और शरह नमू में उतना इजाफा नहीं देखा जाएगा जो कि हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही है? अगर आप IMF ने जो टारगेट अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में पेश किया है कि आपका करंट अकाउंट का खसारा 9 अरब डॉलर तक हो जी, इस वक्त मैंने आपसे कहा कि ये 12 से 14 अरब डॉलर जाने का खतरा मौजूद है, पहले 2-3 महीने का जो एक्सपीरियंस है। अब इसको इतना कम करने के लिए आपको सारे हथियार इस्तेमाल करने पड़ेंगे। आपको सूद को बढ़ाना पड़ेगा सिग्निफिकेंटली, आपको करेंसी को खुदा न खास्ता और गिराना पड़ेगा, आपको ड्यूटीज वगैरह इजाफा करना पड़ेगा। कुछ आपने किए हैं, आपको और करना पड़ेगा, खास तौर पे ऐसे आइटम गाड़ियां वगैरह। और फिर आपको अपना पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को कम से कम 400-500 अरब कम करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आपको करना पड़ेगा और नतीजा ये है कि इससे शरह नमू जो है, जो 4.8% आप कह रहे हैं, अगर आपको इंपोर्ट में 10.5 या 11% कम करना है उसकी वॉल्यूम में, तो ग्रोथ कहां से आएगी? मुश्किल से अगर 3% हो जाए तो मैं समझता हूं कि एडजस्टमेंट मुनासिब रहा है। तो पाकिस्तान के लिए क्या जरूरी है? क्या जो मजीद सख्त शराइत है वो भी मान ली जाए IMF की? देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि मैं, अगर आप इजाजत दें तो थोड़ा खुल के बात करना चाहता हूं। बजट जो बनाया गया था वो बहुत ही कमजोर और मुनासिब तरीके से प्रोजेक्शंस वगैरह नहीं किए थे। आपने ये कह दिया था जून के महीने में कि हम 610 अरब पेट्रोलियम लेवी में हासिल कर लेंगे, जबकि कीमतें बढ़ना शुरू हो गई थी। दूसरे तरफ आपने आसमान तक पहुंचा दिया था अपने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को 2100 अरब, जबकि 1200 अरब पिछले साल आपने किया था, यानी कि तकरीबन 75% इजाफा। तीसरा, आपने पता नहीं कैसे ये तय कर लिया है कि हमारे जो चारों प्रोविंशियल हुकूमतें हैं वो सरप्लस 570 अरब करके देंगे, जब पिछले साल मुश्किल से 200 अरब करके दिया। 1000 अरब से भी ज्यादा खसारा मौजूद है। तो नेचुरली IMF तो आपसे कहेगा कि इन खसारों को पूरा करो, जबकि आप जून के महीने में और उससे पहले फरवरी मार्च के महीने में 6.3% डेफिसिट का टारगेट GDP का अग्री कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, आखिर में ये बताइएगा कि क्या इसकी जिम्मेदारी, इन फैसलों की जिम्मेदारी हुकूमत पर आती है या नहीं? क्योंकि हुकूमत कहती है इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ रही है तेल की, इसलिए हमें पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ती है। हुकूमत कह रही है कि कैपेसिटी पेमेंट्स पावर सेक्टर में इतने ज्यादा हैं कि हमें पावर टैरिफ बढ़ाना पड़ता है। यही वजूहत है, या जो मैसिव डीवैल्यूएशन हुई है उस वजह से भी हमें ज्यादा अदायगियां करनी पड़ी? क्योंकि ये सारे हमारे मुआहदे, चाहे तेल खरीदना हो या कैपेसिटी पेमेंट हो, वो डॉलर टर्म्स में है। तो क्या हुकूमत की अपनी गलती, कोताही की वजह से भी ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है या सिर्फ ग्लोबल इंपैक्ट है? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमारे करीब जो ममालिक हैं वहां अफरात ज़र जो अगले साल का प्रोजेक्शन किया गया है वो 5% से ज्यादा नहीं है। हमारे यहाँ जो प्रोजेक्शन IMF ने की है वो तकरीबन 8.5%। तो ये 3.5% का जो फर्क है वो उनका ताल्लुक ज्यादा हमारे अंदरूनी असरात फैक्टर्स की वजह से है। उसमें क्या है? एक तो ये कि आपने मनी सप्लाई में जो इजाफा है वो बहुत तेज कर दिया है पिछले 2-3 साल से, और अभी पिछले साल 16
18-19 में ये 19% तक पहुंच गया था। जब पैसा कम चीज़ों के पीछे भागता है तो अफरात ज़र तो होना ही है, और इसमें मनी सप्लाई में तेज़ इजाफा क्यों हो रहा है? उसकी वजह यह है कि हुकूमत का बजट का खसारा बहुत बढ़ गया है। एक साल तो 9% तक पहुंच गया था। तो अंदरूनी फैक्टर्स हैं, फिर सप्लाई कंस्ट्रेंट्स भी हैं। अब देखिए ना कि आप हमारा जो कपास की प्रोडक्शन इतनी कम हो गई है, अब हम बाहर से कपास की कीमत 40% ज्यादा पे खरीद रहे हैं। सोहेल साहब, हमने देखा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट का जो मामला हो, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हो, या जो DGISI का नोटिफिकेशन का इशू हो, उस पर मार्केट ने नेगेटिवली रिएक्ट किया। पिछले चंद माह से हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो गिर रही है, करेंसी मार्केट में इसका इंपैक्ट नजर आया है। लेकिन पिछले 2 सेशंस में हमने कुछ रिकवरी देखी, इस उम्मीद पे कि IMF के साथ हमारा एग्रीमेंट हो जाएगा, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। लेकिन अब IMF से ब्रेक थ्रू अब तक नहीं हुआ है। तो कल आपको क्या लगता है कि स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इसको? सारी मार्केट्स कल इफेक्ट होंगी नेगेटिवली। स्टॉक मार्केट भी होगी, करेंसी मार्केट भी होगी और मनी मार्केट भी होगी। और ये जो आपने जो बताएं इस IMF की और जो नोटिफिकेशन की वजह से अनसर्टेनिटी हर मार्केट में थी। करेंसी मार्केट में, इंटर मार्केट में 172 का डॉलर हो गया है। जो 3 साल, 5 साल और 10 साल का PIB बॉन्ड है वो 10% डबल डिजिट में पहुंच गया है। और स्टॉक मार्केट भी गिरी है। और दो आपने सही कहा कि इस उम्मीद पे कि IMF से एग्रीमेंट हो जाएगा और नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा, मार्केट रिकवर जरूर की है, मगर बज़ाहिर लग रहा है कि ये दोनों चीजों में ताखीर है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज पाशा और मोहम्मद सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का जो एग्रीमेंट है IMF के साथ वो तय पा जाए, ताकि IMF का जो प्रोग्राम हो वो कंटिन्यू रहे, क्योंकि ये प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए काफी अहम है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।